सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये केमिस्ट्री का वीडियो है। देखिए, इसका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की किसी अपक्रिया की अर्धायु अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अब प्रथम कोट अपक्रिया का वेग समीकरण हमारा होता है K बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A-X अर्धायु की बात हो रही है। तो अगर हमारा T बदल जाएगा, T हाफ है, T हाफ में बदल जाएगा तो हमारा X A/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A हमारी प्रारंभिक सांद्रता है। तो हमारा व्यंजक हो जाएगा K बराबर 2.303/T हाफ log बेस 10 A/A-X माने A/2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा K बराबर 2.303/T हाफ log बेस 10 A/A से A/2 घटेगा तो ये A/2 बचेगा। A से ये हमारा कट जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा K बराबर 2.303/T हाफ log बेस 10 और यहाँ पर बच्चा हमारा 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2। चूँकि log 2 बराबर बेस 10 पे 2 बराबर होता है 0.3010 के, इसलिए के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303/T हाफ इंटू, इसको हम गुणा करेंगे 0.3010 से, तो ये मान हमारा हो जाएगा के बराबर इसका गुणा हो जाएगा 0.693/T हाफ। अब हमारा क्वेश्चन है कि अर्धायु प्रथम कोट की किसी अपक्रिया की अर्धायु अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो हम देख रहे हैं दिए हुए व्यंजक में हमारा सांद्रण का पद नहीं है, अतः प्राप्त व्यंजक में सांद्रता पद उपस्थित नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है, कि प्रथम कोट अपक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे। अब देखिए हमारा जो ग्लूकोसाजोन होता है तो ग्लूकोज की क्रिया हम फिनिलहाइड्रोजीन से कराते हैं तो हमको ग्लूकोसाजोन मिलता है। अब हम ग्लूकोज की क्रिया कराएंगे। देखिए इसके लिए हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO CHOH का होल फोर्थ CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज होता है, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा O होता है वो डबल बॉन्ड से C के साथ ऐड होता है। जब इसकी क्रिया हम करा देते हैं फेनिल हाइड्रोजन से C6H5NH2 से, तो इसका H2 और इसका O पानी बनकर निकल जाता है, H2O बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। इस तरह से हमारा ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड NH C6H5 CH, एक हम CHOH को बाहर कर लेते हैं तो CHOH CH, अब यहाँ पर 4 थे 3 बचेंगे, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। इस तरह से हमको मिल जाता है। ये होता है हमारा फेनिल हाइड्रोजन, इसका नाम है, ये हमारा बन जाता है फेनिल ग्लूकोज हाइड्रोजन, तो इसका नाम होगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन होता है। अब एक बार फिर हम क्रिया कराते हैं इसी से C6 फेनिल हाइड्रोजन से C6H5NH2 से क्रिया फिर करा देते हैं। तो जो हमारा एक जो हमने फ्री किया है CHOH, इसका एक H निकलता है और इस H के साथ मिलकर के अमोनिया के रूप में बाहर हो जाता है। इसका ये भी H निकलता है, ये भी H निकलता है। इस H के निकलने से ये यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये है हमारा C6H5NH2 के रूप में बाहर हो जाता है। इस तरह से ये हमारी अमोनिया, ये अमोनिया होगी CH3। इस तरह से अमोनिया और एनिलीन हमारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 H निकल जाते हैं, इसलिए हमारा कार्बन के साथ वो द्विबंध से जुड़ जाता है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड NH C6H5, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, नीचे हो जाएगा CH2OH। इसकी क्रिया फिर हम करा देते हैं फेनिल हाइड्रोजन से C6H5NH2 से फिर क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ का वो और ये H2 निकल करके पानी बाहर हो जाता है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 और हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस और हो जाएगा CH2OH। इस तरह से हमको ग्लूकोसाजोन प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा होता है ग्लूकोसाजोन। तो इस तरह से हमारा ग्लूकोज की क्रिया जब फिनिल हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमको ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। आई होप समझ गए होंगे। अब अगला परिवर्तन है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोज से हमको ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त करना है, तो ये पहला हमारा कन्वर्जन था। दूसरा हमारा है ग्लूकोज
तो ये हमारा होगा CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 3H OH CH2 CHOH का होल फोर्थ CH2 OH। इसकी क्रिया हम करा देते हैं टालेन अपकर्मक से Ag2O से करा देते हैं। अब टालेन ग्लूकोज टालेन अपकर्मक को अपचयित कर देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिए जो हमारा एल्डिहाइड समूह है ये ऑक्सीकृत होकर के कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह में। तो इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है COOH में। हमारा एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है तो COOH और ये हो जाएगा CHOH का होल फोर्थ और CH2OH CH2OS और हमारा Ag सिल्वर इस तरह से अपचयित हो जाता है। इस तरह से हमको एक ग्लूकोनिक अम्ल मिल जाता है। तो ये हमारा है ग्लूकोनिक अम्ल। तो इस तरह से ग्लूकोनिक अम्ल हमारा ग्लूकोज से हमको ग्लूकोनिक अम्ल मिल जाता है। आई होप समझ गए होंगे। अब अगले परिवर्तन की ओर चलते हैं। अगला हमें सार्बिटाल को लेना है। सार्बिटाल तो अगली अब करिए हमारी होगी। आगे बढ़ते हैं तो पहला नोट ही कर लिए होंगे। चलिए पहला मिटा देते हैं। तो तीसरा हमारा कन्वर्जन है सार्बिटाल का ग्लूकोज में। अब देखिए तीसरा कन्वर्जन हमारा होगा जब ग्लूकोज को CHO CHOH का होल फोर्थ CH2OH इसका जब हम अपचयन करा देते हैं सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, इसका जब हम अपचयन करा देते हैं सोडियम अमलगम और अल्कोहल का C2H5OH अल्कोहल की उपस्थिति में जब हम अपचयन करा देते हैं तो हमारा ये जो CHO ग्रुप है ये अपचयित हो जाता है। देखिए जो CHO ग्रुप है, जो हमारा CHO है CHO इसका मतलब ये है, यहाँ पर समझा देते हैं। तो ये हमारा C है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पर ये एक H लगा हुआ है। देखिए यहाँ का जो पाई बंध है वो टूट जाता है। ये जब टूट जाता है तो एक H इसके साथ जुड़ता है और ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से हमारा ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा एल्डिहाइड समूह अपचयित होकर के अल्कोहलिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है CH2OH CHOH का होल फोर्थ CH2OH हमको मिल जाता है। यही हमारा होता है सार्बिटाल। इस तरह से हमारे 3 कन्वर्जन थे, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिकम एवं सार्बिटाल। तो ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे, तो तीनों कन्वर्जन ने बता दिए। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों को विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। वही क्वेश्चन है जो कई तरह से बना करके पूछ लिया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी एक विधि द्वारा पहचानिए, स्पष्ट कीजिए। लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। अगला फिर है लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने को संक्षेप में लिखिए। अगला है लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है। उदाहरण और रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। इसी क्वेश्चन को बारी बारी देखिए। 2001 में इस तरह से पूछा गया, 19 में इस तरह से, 20 में इस तरह से, फिर 19 में इस तरह से।
और फिर 21 और 23 में इस तरह से पूछ लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर एक ही है और पूछने का ढंग बदल है। तो अगर लूकास अपकर्मक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक ही होगा। देखिए इसका सलूशन क्या होगा। लूकास परीक्षण, लूकास परीक्षण, तो निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है जो भिन्न भिन्न अल्कोहलों के परीक्षण में जो भिन्न भिन्न अल्कोहलों के परीक्षण में किया जाता है, इससे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहलों की पहचान की जाती है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहलों की पहचान की जाती है जब अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं। जब अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अपकर्मक से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। जो धुंधलापन उत्पन्न करता है। इसी धुंधलेपन से उत्पन्न होने पर अल्कोहल की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री
की पहचान, लेपन से उत्पन्न होने पर अल्कोहल की बंदगी 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान हो जाती है, जिसकी अभिक्रिया व कारण निम्न है। जब हम अल्कोहल की क्रिया लूकास अपकर्मक से कराते हैं, शांत HCl व निर्जल ZnCl2 से कराते हैं, तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। और वाटर, यही एल्किल हैलाइड हमारा धुंधलापन उत्पन्न करता है। तो नंबर 1, यदि अभिक्रिया के दौरान धुंधलापन तुरंत उत्पन्न होता है तो तृतीयक अल्कोहल होता है। यदि अभिक्रिया के दौरान तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होता है तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है। नंबर 2, यदि अभिक्रिया के दौरान 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न होता है, यदि क्रिया के दौरान 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न होता है तो वह 2 डिग्री अल्कोहल है। तो वह 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक अल्कोहल है। नंबर 3, यदि अभिक्रिया के दौरान सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है तो वह प्राथमिक अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आई होप समझ गए होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बारी बारी से बदल करके पूछते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो के टाइम कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, बातों को नोट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मानक मान की गणना कीजिए। तुमको गिब्स ऊर्जा निकालनी है, मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है। इसके लिए हमारा 1.1 ये मान दिया हुआ है। ई नॉट सेल हमको दिया हुआ है, ई नॉट सेल बराबर हमको दिया हुआ है 1.1 वोल्ट के। कह रहा है मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा हमारी होती है
मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के बराबर होती है, बराबर एन। अब एन हमारे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए Zn का Zn2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। कापर 2+ का कापर में अपचयन हो रहा है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यहाँ पर भी n का मान 2 है, यहाँ पर भी n का मान 2 है, तो इस तरह हमारे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। F हमारा फैराडे अंक होता है जो होगा 96,500 के बराबर। हमारा ई नॉट सेल दिया है, ई नॉट सेल हमारा दिया है 1.1 वोल्ट। अब इसको हम 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, तो -22 गुणे 96 50 के, इसको हम गुणा करा देते हैं, तो 96 50 गुणे 22 के, 2 शून्य 0, 2 पंची 10, 2 छक 12, 1 13, 1 2 9 18, 1 19, फिर वही रिपीट कर देते हैं, तो 2 शून्य, 2 पंची 10, 0 2 छक 12, 1 13, 2 9 18, 1 19, तो इस तरह से ये 0 हाइड कर देते हैं, 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 1 10 1 11 और 1 हो जाएगा 2। इस तरह से ये मान हमारा हो जाता है -2 1 0 0 3 9 3 12 9 3 12 के 2 1 2 लिखना छूट गया, 9 3 12 के 2 हाथ आया 1, 9 1 10 11 1 1 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 2 3 0 0। ये मान हमारा होगा जूल में, इसको हम किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो ये मान हमारा हो जाएगा 212.3 किलो जूल के, तो हो जाएगा किलो जूल के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है Zn2+ Cu2+ Co EMF की गणना करनी है, मानक EMF की गणना करनी है, अर्थात हमको ई नॉट सेल की गणना करनी है। देखिए ई नॉट सेल की गणना हमको करनी है, तो ई नॉट सेल बराबर हमारा होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमारा ई नॉट याद करने का फार्मूला है, तो ई नॉट कैथोड। अब कैथोड हमारा देखिए Cu2+ का Cu में अपचयन हो रहा है, यही हमारा कैथोड का कार्य करेगा, तो इसका अपचयन विभव हमको दिया गया है Cu2+ का Cu में, तो ये हमारा दिया है, ये हमारा अपचयन दिया है, अपचयन विभव। चलिए समीकरण ये हमारा बन जाएगा Cu2+ Cu माइनस ई नॉट Zn2+ Zn के। अब ये हमारा हो जाएगा Cu2+ हमारा दिया हुआ है 0.34 माइनस हो जाएगा, और ये हमारा मान दिया है, ये हमारा मान दिया है माइनस के भी अपचयन विभव दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.76 के। देखिए अपचयन विभव दिया है, ये भी अपचयन विभव दिया है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं 76 से, तो 76 से हमने घटा दिया 34, 6 से 4 गया, 2 बचेगा, 7 से 3 गया, 6 से 76 है ना, ये 34 है, 76 है, 6 से 4 गया, 2 बचा, 7 से 3 गया, 4 बचा, तो ये दशमलव है, दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मान हो जाएगा -0.42।
तो -0.42 वोल्ट हमारा ये मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे आपके साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।